नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका साथी दीपक भाटी दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। राजनीति का मौसम चल रहा है, चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। बारिश के सीजन के बीच में बहुत सारी दावेदारियां हो रही हैं, बहुत सारे होर्डिंग लग रहे हैं, बहुत सारे इश्तहार हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। और इन सबको करने के लिए कई धुरंधर मैदान में उतर आए हैं, और ये वो चेहरे होते हैं जिनका जलवा और जलवा हर बार दिखाई देता है। और आज हमारे बीच में ऐसे ही जलवेदार भाजपा के पूर्व पार्षद, भाजपा नेता, जिनकी दावेदारी हमेशा साहिबाबाद से एक माहौल बनाती है और एक मील का पत्थर साबित होती है, जो बहुत सारे समर्थकों को अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे हमारे बीच में भाजपा के पूर्व पार्षद, बहुत ही उत्तम पर्सनैलिटी के धनी तेजपाल राणा जी मौजूद हैं। मैं उनका दैनिक करंट क्राइम के आमना सामना में स्वागत करता हूं। तेजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके इस करंट क्राइम का जो प्रोग्राम है आमना सामना, मैं सच कहूँ तो आपके सामना सामना का सामना करने के लिए मेरे मन में विचार तो था, लेकिन वो साकार आज हुआ है। तो उसके लिए मैं बड़ा ईश्वर का भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस सपने को पूरा किया, और आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वर आपके इस सपने को नहीं, जो जो आप राजनीति में सपना देख रहे हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका वो हर सपना पूरा करें। और ऐसे ही आपके चेहरे पर जो तेज है, जो आपके नाम के अनुसार ही झलकता है, वो बना रहे। तेजपाल भाई, शुरुआत जी, क्योंकि राजनीति का सीजन चल रहा है, और अभी कांवड़ शिव यात्रा पर जी, मैंने आपके बहुत सारे होर्डिंग साहिबाबाद की ओर गया, तो मैंने वहां पर देखे और आप कांवड़ियों को बधाई देते हुए नजर आए। और होर्डिंग कोई एक दो नहीं थे, मेरे को लग रहा कि सैकड़ों की संख्या में थे, पूरे साहिबाबाद को घेरे हुए थे। और उसके नीचे साहिबाबाद 55 विधानसभा लिखा हुआ था। तो उसका कुछ मतलब बताएंगे कि क्या है, उसका मतलब क्या है। जी भाटी जी, आपका सवाल ठीक भी है। वैसे बधाई तो मैंने जो है, जब से मैं जुड़ा हूँ भाजपा से, यहाँ 2009 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी सांसद लड़ने आए थे, उस वक्त हम थोड़ा छोटे थे, लेकिन टोटल क्योंकि पूरा परिवार ही हमारा भाजपा ही था, तो हमने राजनाथ जी के लिए भी उतनी ही मेहनत की थी जैसे एक युवा करता है। हमने उनका प्रचार किया, उनके बस्ते संभाले, जहां पर हमारी ड्यूटी लगी बूथ पर, वो बूथ हमने संभाला चुनाव में। तो वहां तब से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं। तो प्रचार तो हमने तब से ही शुरू कर दिया था भाजपा का। और आपको याद भी होगा, पिछले जो पंचवर्षीय योजना के चुनाव थे विधानसभा उत्तर प्रदेश में 2022 में, तो मैंने जब 2022 में चुनाव होने से एक साल पहले, तो चूंकि हम भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई, और योगी जी के तो बहुत पक्के समर्थक हैं, तो मैंने पूरे गाजियाबाद में, मैं उस समय निगम पार्षद था, तो मैंने जो साइटें थी नगर निगम की वो भी किराए पे ली थी। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ऐसे होर्डिंग लगाए गाजियाबाद में। तो उनको माननीय योगी जी ने नोटिस किया, तो मैंने उसमें ये नारा दिया था कि अब की बार 300 पार। तो एक जगह बड़े चैनल पर योगी जी ने इस बात को कहा भी था कि मेरे चुनाव की घोषणा तो गाजियाबाद से हो गई है, और वहां से एक नारा आया है, अब की बार 300 पार। वो नारा देने का निमित्त कहीं ना कहीं, चाहे मैं अज्ञात ही रहा, चाहे मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे कम ध्यान दिया गया मेरे ऊपर, लेकिन वो नारा 2021 में मैंने ही दिया था गाजियाबाद से कि अब की बार 300 पार। बहुत बढ़िया, आपने 2021 में नारा दिया और आपका नारा फलीभूत भी हुआ, और योगी जी ने इसका जिक्र भी किया। और हम चाहते हैं कि ये नारा देने वाले जो चेहरा है, ये भी योगी जी तक पहुंचे कि आज शख्स ने नारा दिया। तो चलो, आपने तब नारा दिया जी, इस बार हमारे मन से एडवांस में, जी, क्योंकि आपने तब 2021 में नारा दे दिया था, अब 2027 को चुनाव होने हैं, अब 2026 में क्या नारा है आपका। देखिए, अब की बार भी जो 2017 में हमारे उत्तर प्रदेश में 300 पार जो सीट आई थी हमारी, इस बार 2017 रिपीट होगा। इस बार भी 300 पार ही सीट आएंगी। पूरे बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। और अभी आपने एक सवाल और पूछा था, वो सवाल मैंने बीच में उसका उत्तर नहीं दे पाया, मैं अब दे रहा हूं कि आपने पूछा मुझसे कि साहिबाबाद विधानसभा 55 आपने क्यों लिखा था। देखिए, मैंने सावन का महीना था, और चूंकि शिव भक्त कावड़िए जो है, कावड़ लेकर के इतनी मेहनत करके वो जल लेकर के चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं
हर व्यक्ति का यह भाव होता है कि उन कांवड़ियाओं की हम सेवा करें। कोई शिविरों के माध्यम से करता है, कोई भंडारे लगाता है, कोई मतलब किसी ना किसी रूप से उनकी सेवा होती है। तो कम से कम उन सेवाओं में मैंने एक चीज और ऐड कर दी कि मैंने उनका स्वागत कर दिया होर्डिंगों के माध्यम से, उनको बधाई दे दी शिव के भक्तों को। और हाँ, उसमें विधानसभा 55 का मतलब ये नहीं कि मैं कोई दावेदारी कर रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है, मान लो आप ग्लोबल स्तर पर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम परिचय देते हैं अपने भारत का, कि हम वो विश्व स्तरीय परिचय हुआ, हम कहेंगे हम इंडिया के हैं, भारत के हैं। और अगर हम भारत में हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहां कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो हम कहेंगे हम उस जिले के हैं। और अगर हम उस जिले में रहेंगे तो हम कहेंगे कि हम उसको या तो हम अपने वार्ड का परिचय देंगे या विधानसभा का देंगे। तो मैंने सिर्फ ये परिचय देने के लिए विधानसभा 55 से लिखा, क्योंकि उस विधानसभा में उनकी जब प्रवेशता हुई शिव भक्तों की, तो मैंने इसलिए वो परिचय दिया। बाकी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैंने कोई जो है इस उद्देश्य से दावेदारी ठोकी है कि मैं 55 का कोई दावेदार हूं, ऐसा मैंने नहीं उस मंशा से किया। देखो, जैसे वो कहते हैं ना, दीवारें बोलती है, वैसे ही हर होर्डिंग भी बोलता है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है, क्योंकि चुनाव जब पास आते हैं लाजमी होता है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार होता है। 5 साल हर कोई दावेदार जो जनता के बीच में रहता है वो इस बात का इंतजार करता है कि कब 5 साल पूरे होंगे, कब मेरा मौका आएगा और कब मैं पार्टी को बताऊंगा कि मैं इतना काबिल हूं, इतना लायक हूं कि पार्टी मेरी ओर भी देखे। और ये 55 नंबर की बस में जो आप चढ़े हो, ये ऐसे ही नहीं चढ़े हो, इसके पीछे एक संदेश है। और आज ये मंच है, इसके माध्यम से, क्योंकि ये इंटरव्यू जब शेयर होगा, सब्सक्राइब होगा, या यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, तो इसे हजारों लोग देखेंगे। तो आज आपके पास मौका है अपनी दिल की बात अपने समर्थकों तक पहुंचाने का, कि बताने का कि हाँ मैं आ गया हूं, लो मैं आ गया। तो आप अपने समर्थकों को बताना चाहेंगे कि हाँ दावेदारी कर रहे हैं और आपका जो निशाना है वो साहिबाबाद विधानसभा है और वहां से आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए भाटी जी, आप मेरे बहुत प्रिय हैं और आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो मैं समझता हूँ। और आप बार बार मतलब मेरे मन की बात आप खुद बोल रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन दरअसल सच्चाई यही है कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और मैं कौन होता हूँ दावेदारी ठोकने वाला कि मैं आ गया हूँ। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने पार्टी के हर आयाम को, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है संगठन के द्वारा, तो मैंने उसे बहुत बखूबी निभाया है। मैं जिस भी जिम्मेदारी पर रहा हूँ, मैं पार्षद भी रहा, मैंने बहुत काम किया लोगों का। मैं मन से काम करता हूँ और हर समय करता हूँ, हर दिन करता हूँ। आज मेरे पास, भले ही आज मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना सुबह मैं लोगों से मिलता हूँ, उनके काम करता हूँ, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे रूबरू मिलकर के मैं करता हूँ। तो पूरा दिन एक्टिव रहता हूँ। तो वार्ड के लोगों के काम करते हैं, बाहर भी? नहीं, देखिए, जब मैं निगम पार्षद था तब मैं वार्ड के लोगों के काम मैं पूरा, यानी कि एक फोकस था, वो प्रायोरिटी थी मेरी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे वोट किया था, मुझ पद के लिए चुना गया था। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि पहले मैं उनका काम करूं। तब भी मैं वार्ड से बाहर जाकर के काम इसलिए भी करता था क्योंकि देखो, काम करने का कोई दायरा नहीं होता। आज भी क्या है कि मेरे पास खोड़ा से लेकर के वसुंधरा, इंदिरापुरम, ब्रज विहार, सूर्यनगर, झंडापुर, तमाम जगह के मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं हफ्ते में लगभग मान लो कि मैं 6 दिन तो मैं लोगों के घर जाकर के चाय पीता हूँ, अपने समर्थकों से मिलता हूँ। तो दायरा तो मेरा सिर्फ वार्ड तक सीमित नहीं है। मैं तो पूरे शहर के अंदर कहीं भी जाकर के मैं लोगों से अपना प्रेम पर मिलता हूँ, काम करता हूँ। तो पूरी साहिबाबाद में घूम रहे हैं? मैं पूरे साहिबाबाद नहीं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके योगी जी का प्रचार कर रहा हूँ कि हमारे योगी जी फिर से आएंगे। और कोई भी अपनी पार्टी की कोई ऐसा प्रचार प्रसार है, पार्टी के ऐसे आयाम है जो पब्लिक तक पहुंचने चाहिए, मैं सबको बताता हूँ। अपने मेरठ भी जाता हूँ, मैं अपने गाँव, तब भी मैं पार्टी की चर्चा करता हूँ। लोगों को कोई मन में कोई उनके शंका होती है, कोई ऐसी दुविधा होती है, तो उनको दूर करता हूँ। आपके होर्डिंग पर आपकी वार्ड नंबर लिखा हुआ नजर नहीं आया, 55 विधानसभा लिखा हुआ नजर आया है। हाँ, ये कैसे डिसाइड किया कि चलो वार्ड नंबर नहीं लिखता, 55 लिखता हूँ? हाँ, मैंने इसलिए ये सोचा, आपका सवाल ठीक है, क्योंकि जो शिवभक्त कावड़िया थे वो गाजियाबाद से साहिबाबाद की तरफ एंट्री कर रहे थे। तो मेरा वार्ड तो छोटा सा है, एक कॉलोनी की तरह हो गया। तो शिवभक्त कावड़िया मेरे वार्ड के अंदर तो प्रवेश करके हरियाणा दिल्ली जाएंगे नहीं, तो मुख्य रास्तों से वे दिल्ली जाना था, उनको हरियाणा जाना था। तो उनकी जो एंट्री थी वो जिस क्षेत्र से होकर के जा रही थी, मैंने उस क्षेत्र का नाम अंकित किया कि आप साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र को पार करते हुए गाजियाबाद हरियाणा जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस मंशा से लिखा था। अच्छा, जीवन में हर कोई तरक्की करना चाहता है, जी जी, है ना जी। आप, क्योंकि हम नगर निगम भी हमने खूब देखा है आपको, नगर निगम में आवाज को बुलंद करते हुए भी खूब देखा है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपने मजबूती से उड़ाया। मैं आपका बायोडाटा देख रहा था कि आपने 50 करोड़ तक के काम वार्ड में कराए हैं। क्या ये हकीकत है?
जी, बिल्कुल, ये तो हकीकत इसलिए भी है कि वहां पर धरातल पे जो अब कोई जाएगा, पूछेगा, मेरे बारे में सर्वे करेगा, या लोग बोलते हैं, मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। जिस क्षेत्र से मैं पार्षद चुना गया भाटी जी, वहां आप देखिए, जब से गाजियाबाद नगर निगम बना है या नगर पालिका भी थी, तो मेरा क्षेत्र नगर निगम या नगर पालिका जिस भी क्षेत्र के अंदर वो आया, तो वहां ये आज तक का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहा, तो वहां वो उतना मत हासिल नहीं कर पाया कि वो मतलब वहां पर जीत हासिल करके लोगों के काम करे। हाँ, मतलब वो एक वहां पे बताया जाता है कि भाजपा का कोर वोटर नहीं है, मुस्लिम वोटर हाँ, वहां पे मुस्लिम वोटर ज्यादा है, ज्यादा है। विपरीत परिस्थितियां हैं। तो जी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीत निकाल ली आपने, जहां से आज तक बीजेपी कमल नहीं खिला पाई थी? तो देखिए, मैं वहाँ 95-6 से मैं उस क्षेत्र में रह रहा हूँ, और वहाँ लोगों से जुड़ा रहा मैं। एक राजनीति का माध्यम नहीं था, लेकिन मैं समाज सेवा के रूप में लोगों के समझ लीजिए कि बहुत उनकी छोटी छोटी जो भी परेशानी थी उनमें मैं अटैच रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा। आप ये लगाइए कि जब मैं इतना लोगों के मैं काम में इन्वॉल्व रहा, तो मुझे खुद ये अंदाजा नहीं था कि लोग मेरा इतना सपोर्ट करेंगे। जब मुझे टिकट हुआ, भाजपा ने मुझ पर भरोसा जताया, एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ये मौका दिया लड़ने का, तो फिर मैंने घर घर जाने का फैसला लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बहुत लोगों के काम किए। मैं किसी के घर वैसे अपने काम के लिए नहीं गया था, लोग मुझे बुला लेते थे या उनकी दुख सुख में मैं शामिल होता था, लेकिन अपने लिए कभी आज तक नहीं गया उनके घर। पहली बार ऐसा था कि मैं 2017 में मैंने लोगों की कुंडी खटखटाई, उन्हें नमस्ते की, छोटे बड़े सबसे मैंने नमस्ते किया, जो बड़े थे उनके पैर छुए। मैंने उनसे कहा कि आज मैं पहली बार अपने काम के लिए आपके पास आया हूँ। तो उन लोगों ने ये मुझे मतलब इतनी हिम्मत दिया, आशीर्वाद दिया कि देखिए राणा जी, मेरे घर में जो गैस का कनेक्शन है आपने ही तो कराया था, याद नहीं आपको? मेरे घर में बिजली का मीटर लगा ही आपने कराया था। मेरी बेटी के जो ससुराल है वहां पर इसका झगड़ा होता था, वहां आपने इसका फैसला कराया था। मेरे बेटों को आपने पुलिस से छुड़वाया था, मेरे बेटे की बाइक छुड़वाई थी। तो ऐसे तमाम काम जिस मैं घर गया, यकीन मानना हर घर में कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा काम ऐसा था जो मैं भूल चुका था, उनको याद था। पार्षद से आगे के काम करते हैं आप? मतलब मैं काम का पैरामीटर नहीं लगाता कि मैं किस लेवल पे काम करता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे छोटा हो काम, बड़ा हो, चाहे किसी भी लेवल पे काम हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे नहीं होता तो जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, या आगे कोई हमारी पार्टी का नेता, मैं उनसे मिलता हूँ, उनके काम कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। पूरी कोशिश करते हैं। और एक खिलाड़ी हैं आप, मतलब कि है ना, कि वो एक कहते हैं कि एक मैंने सुना था कि मैं वो खेल नहीं खेलता जो पहले से फिक्स हो, जीतने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। तो जब आप इतने रिस्क लेते हैं और इतना आप क्षेत्र में काम कराते हैं, मैंने सुना है कि आपने जो आपका कंपाउंड है वहां पर आप जो गरीब बेटियां हैं उनकी भी शादियां कराते हैं और उनकी बहुत मदद करते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं, क्या क्या जज्बा है इसके पीछे? देखिए, ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं एक संस्था है ब्रह्मा कुमारी, मैं उससे जुड़ा। और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद मुझे जो एक प्रेरणा मिली ईश्वर से, जो है, जो मुझे लोगों का काम करने का जो एक मतलब मुझे लक्ष्य मिला, जो जज्बा मिला, वो ये था कि देखो मेरे पास एक इतनी जगह है वहां, लगभग 300 गज के करीब वहां एक खाली कंपाउंड है मेरा, उसमें कायम कार्यालय है, और लगभग इतना बड़ा है कि वहां 500-600 लोगों का खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाएगा, बैठने का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वहाँ आसपास के क्षेत्र में जो लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि 2-4 लाख रुपए खर्च करके बैंक्वेट हॉल बुक करके बेटी की शादी करें, तो वहां मैंने उनको बोला हुआ है कि कोई भी ऐसा कोई आपके घर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है या कोई ऐसी किसी बच्ची की शादी होती है, तो आप मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि अगर कुछ ऐसा भी लगता है उनको कि कहीं शादी में कहीं कुछ कमी है, दिक्कत है, तो उसमें भी सहयोग करते हैं सब मिल करके। हमारी पूरी एक टीम है, तो उसमें खाने पीने का भी खर्च उठा देते हैं, उनका टेंट का भी खर्च उठा देते हैं। तो वहां जैसी भी सेवा होती है हम उनको करते जरूर हैं। इससे वंचित हम मतलब खुद को नहीं रख पाते, क्योंकि वो हम सोचते हैं कि आज हम कर रहे हैं तो कल हमें ईश्वर कहीं ना कहीं से फिर उसका रिटर्न देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप गरीब लोगों की मदद करो, और ये आप कर रहे हो और ईश्वर देख रहा है और इसका आपको लाभ भी देगा। मैं वो गेम नहीं खेलता जो फिक्स हो वाली बात पे आ रहा हूँ और हारने का रिस्क हो। तो आपने पार्षदी में जी जो है एक ऐसे वार्ड से जीत हासिल की, एक संदेश दिया। टिकट शायद आपका इस बार इसलिए नहीं हो क्योंकि वहां पे जातिगत समीकरण बदल गया। हाँ, दरअसल ये तो मुझे इस बात का खैर थोड़ी सी मुझे पीड़ा हुई थी उस वक्त, क्योंकि मैंने जितना काम किया, लगभग आपने जो भी मुझे एक संख्या बताई थी कि 50 करोड़ से ज्यादा के ही काम हुए,
मैंने पूरी कोशिश की सुबह से लेकर रात तक की हर दिन मैं सुबह निकल जाता था कि अपने क्षेत्र के लिए किसी ना किसी प्रतिनिधि से कुछ ना कुछ लेकर के आऊं, और मैं अपने क्षेत्र का पूरा एक वो बनवाता था एस्टीमेट, अपने निगम के जेई से बोलता था कि सब हमारे यहाँ का एक ये रास्ता नाप दीजिए, कि उसका एक बजट बना दीजिए। तो फाइल लेकर के बगल में दबाई फाइल, और मैं जाता था जिस भी अपने विभाग में जाता था या अन्य में किसी बड़े नेता के पास जाता था। तो अब सोचते होंगे कि भाई तेजपाल राणा आया है, कोई ना कोई पद मांगेगा या कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी मांगेगा, लेकिन मैं वो नहीं मांगता था उनसे। मैं कहता था मतलब बाबू जी साहब, मेरे क्षेत्र में एक रास्ता है, बड़ा मतलब परेशानी है लोगों को, आप इस रास्ते को पास करा दो। तो वो मेरे तरफ देखते थे कि यार तू रास्ता मांगने आया, मैं तो सोचता था कुछ और मांगने आया। मैं कहा नहीं, अभी तो मुझे जो जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी है मैं उसको ही पूर्ण रूप से करना चाहता हूँ, उस पर मैं खरा उतरना चाहता हूँ। मैंने रास्ते मतलब इतने रास्ते मैंने जो है पास कराए अलग अलग जगह जाके, चाहे वो डूडा विभाग है, सूडा विभाग है, चाहे वो अवस्थापना फंड है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, और अन्य तमाम मद ऐसे थे जो मैं अभी सारे आपके सामने नहीं बता पाऊंगा। तमाम मदों से पैसा आया और क्षेत्र में लगा और वो दिखा भी। तो काम कराने का जज्बा आपके अंदर, और अब सीजन आ रहा है पंख फैलाने का, उड़ने का, उड़ान भरने का, और बेसिकली 2022 में जी भी आपने एक होर्डिंग से एक माहौल बना दिया था, जहां देखो वहीं पे तेजपाल राणा, उधर गर्दन घुमाओ तेजपाल राणा, वहां देखो तेजपाल राणा। और तब तो मेरे ख्याल से कोई कांवड़ यात्रा भी नहीं थी आसपास। तो तब जो है, तब भी आपकी दावेदारी पूरी मजबूती से निकल कर आई थी। और पता चला है कि उस टाइम पे जो हमें पता चला था कि जब सुनील शर्मा जी का टिकट हुआ था वहां से, तब कोई आपके घर पर आया था, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति घर पर आया था या आपसे संपर्क हुआ था, क्या कहानी है वो? अच्छा जी, वो दरअसल क्या था कि उस वक्त आप जो बता रहे हो ठीक है कि माहौल तो बना था, और पार्टी का कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय था कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब मैंने ऐसी कोई दावेदारी नहीं की थी कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं क्यों ऐसी गलती करूंगा, मेरी ऐसी कैसे हिम्मत हो जाएगी कि मैं पार्टी के किसी मतलब अपने हमारी पार्टी का एक वो है ना कि हमें उल्लंघन नहीं करना, मर्यादा का एक लकीर है, तो हमने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो मुझे भी तो पता तब चला कि जब माननीय हमारे बड़े भाई सुनील शर्मा जी का टिकट हुआ, तो मुझे लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई आपका भी टिकट हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, अगर टिकट होगा, पार्टी चाहेगी मुझे लड़ाना, तो मैं भी जो है पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक रूप से है, चाहे वो पूरी टीम के साथ है, मेरे समर्थक भी हैं। तो पार्टी अगर वो कोई ऐसी कोई मुझे आदेश करती है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको जो है पालन किया जाएगा उसका। तो जो लोगों के फोन आते थे, तो उसमें क्या हुआ कि टिकट भाई साहब का हुआ, सुनील शर्मा जी का। तो मेरे पास प्रदेश संगठन से भी फोन आए एक दो महत्वपूर्ण लोगों के। तो जब उनके फोन आए कि आपके पास कुछ हमारे पदाधिकारी आएंगे, तो फिर मेरे पास आपने सुना है ना कि अपने एक क्षेत्रीय अध्यक्ष रही हैं लज्जा रानी गर्ग जी। तो हमारी उस समय साहिबाद विधानसभा की प्रभारी थी मैं उस वक्त की। और उस समय लज्जा रानी गर्ग जी का फोन आया कि तेजपाल ठीक है तुम, हाँ बहन जी नमस्ते, पहचान लिया? मैं कहा हाँ बहन जी, क्यों नहीं पहचानूंगा, आप हमारे नेता हैं, क्यों नहीं पहचानूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ हम चाय पियेंगे, और जो है हमें आदेश हुआ है कि आपके यहाँ चाय पियेंगे। मैं कहा बहन जी आइए, आपका स्वागत है। भाई थोड़ी देर बाद ही एक अपने गौरव खारी जी हैं, वो दिल्ली प्रदेश में शायद पदाधिकारी उस वक्त भी थे, अभी भी प्रदेश में मंत्री हैं और पार्षद भी रहे हैं 2-3 बार। उनका फिर फोन आ गया कि तेजपाल राणा जी, मैं ऐसे गौरव खारी बोल रहा हूँ, आइए भाई साहब। तो कहा कि हाँ हमें आना ही है, आपके यहाँ चाय पीनी है। तो जब 2-3 लोगों के ऐसे फोन आए, तो मैंने उनको बुलाया, तो वे मेरे कार्यालय पर आए। तो मैंने भी अपने जो भी 500-700 मेरे समर्थक थे उनको बुलवा लिया कि कुछ लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए और आपसे भेंट भी करेंगे। तो उन लोगों ने 4-5 घंटे तक मेरे साथ रहे, और ये वहां पर बताया कि भाई तेजपाल राणा आपका एक अच्छा लीडर है, अच्छा नेता है, और पार्टी ने एक ऐसा विश्वास जताया है कि भाई तेजपाल राणा पार्टी के लिए भी और काम करे, और पार्टी भविष्य में तेजपाल राणा के लिए अच्छा सोचेगी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा थी कि मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैंने तब भी नहीं पूछा उनसे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई उन्होंने मेरी कि भाई आपने जिनका टिकट हुआ है उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मेरे बड़े भाई उनका टिकट हुआ, उनको चुनाव लड़ाएंगे। फिर अगले दिन भाई साहब भी आगे, सुनील शर्मा जी प्रत्याशी थे, वो भी मेरे कार्यालय पर पहुंचे, तो वहां उनका भी बहुत अच्छे से हमने स्वागत किया। उन्होंने भी यही बात कही कि भाई तेजपाल राणा का तो जो है अभी
भाई आगे विधानसभा बढ़ेंगी या जैसे भी होगा पार्टी इनको भी मौका देगी। हमने भी 1995 से टिकट मांगा और हमारा भी जाकर के 2007 में हुआ। ये सुनील शर्मा जी ने भी मुझे मेरे लोगों के सामने वहां बोला था। तो फिर मैंने एक दिन बहन जी से पूछा, आदरणीय लज्जा रानी गर्ग जी से, कि बहन जी मुझे ये तो बताओ कि आप लोग आए थे, मतलब ऐसा क्या था? तो कह रहे क्यों पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा इसलिए हूं कि आप पहचाने कि मुझे आपने कॉल किया, लोग तो और भी थे जो दावेदारी कर रहे थे, मैं तो ऐसे ही, मैंने तो सिर्फ होर्डिंग ही लगाए थे, सिर्फ अपने जो भाजपा में जो हमारी जो सरकार बनने जा रही थी तो उसका एक माहौल बनाने के लिए मेरी ड्यूटी थी। मान लो मैं अगर पार्षद हूं तो मैं भी तो कार्यकर्ता हूं ना, तो अपने मुख्यमंत्री का, अपने पार्टी के लिए प्रचार कर सकता हूं। मैंने तो उस उद्देश्य से होर्डिंग लगाए थे। तो पार्टी का हो सकता है कोई मन हो ऐसा कि लड़ाया जाए, तो अगर पार्टी का आदेश हो तो मैं लड़ता हूं। तो उन्होंने बहन जी ने बताया कि किसी बड़े पदाधिकारी का, अखिल भारतीय पदाधिकारी का, किसी जो बड़े पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय लेवल के, उनका फोन आया था कि जाकर के तेजपाल राणा के यहाँ चाय पियो। तो तब मुझे पता लगा कि मैं ऊपर नोटिस में हूँ। आपकी दावेदारी का डंका बज गया था। मतलब डंका बजा नहीं बजा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नाम शायद ऊपर तक था कि पार्टी का प्रचार हुआ है, पार्टी के लिए कुछ मेहनत की है। इस बार भी तो आपका नाम आपने होर्डिंग लगा दिए हैं। इस बार भी जब आपने पिछली बार इतना मजबूत संदेश दे दिया, तो इस बार उस जो आपने मेहनत की थी उसे बरकरार रखोगे? मेहनत तो मेरी हमेशा बरकरार है। मैं टिकट मांगने वाली, टिकट तो मैंने तब भी नहीं मांगा था, और टिकट मैं मांगने वाला मैंने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता कभी टिकट नहीं मांगता। कार्यकर्ता तो उस मोड में रहता है कि हमें जब आदेश जिस तरीके का भाई आएगा, हम उस तरीके से पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करेंगे। और अगर पार्टी मुझे ये कहेगी भाई तेजपाल राणा को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो मैं उनके आदेश का पालन ऐसे भी करूंगा। अगर पार्टी कहेगी कि तेजपाल राणा की ड्यूटी कहीं बूथ पे लगा दी जाए, तो मैं बूथ पर अपना काम करूंगा। मुझे तो काम करना है पार्टी का, एक्टिव मोड में तो मैं हमेशा हूं। अगर पार्टी मुझे अभी भी कह दे कि अपना बस्ता उठा फलाने जगह पर जाकर के काम करूं, मैं तब भी काम करने के लिए एकदम रेडी हूं। मुझे कोई टाइम नहीं लगना उसमें, तुरंत निकल जाऊंगा। बिल्कुल पार्टी के हार्डकोर वर्कर हो, और पार्टी ये कहेगी आपसे, इमेजिन करो जी, कि ये शहर विधानसभा है, ये साहिबाबाद विधानसभा है, ये मुरादनगर विधानसभा है, ये दोहलाना विधानसभा है, ये लोनी विधानसभा है, ये मोदी नगर विधानसभा, और तेजपाल राणा इन विधानसभाओं में से एक अपनी पसंद की विधानसभा आप बता दो, हम आपको चुनाव लड़ाने का विचार कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टी कभी भी ऐसे ऑप्शन हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, मैं इमेजिनरी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, इमेजिनरी कह रहा हूँ। इसका तो मतलब आपने कैसा सवाल ये मेरे से कर लिया कि मैं इस सवाल का खैर आपका जवाब नहीं दे पाने का कि मैं कौन सी लड़ना चाहूंगा। मतलब क्या है कि मैं, पार्टी ये ना कहे कि चलो यहाँ पे भी छोड़ो, हाँ, पार्टी ये कहे कि चलो कोई विधानसभा नहीं, हाँ, पार्टी कहे कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहोगे, तब क्या कहोगे? पार्टी अगर ऐसा 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 वैसे पार्टी ने कभी किसी को कहा नहीं कि लड़ना चाहोगे, ऐसा तो कभी नहीं कहा पार्टी ने ना। तो अब मैंने विधानसभा के ऑप्शन उठा के साइड में रख दिए। पार्टी कहेगी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहोगे, तो क्या कहोगे? अगर पार्टी कहे, आप इमेजिनेशन वाली बात कर रहे हैं, तो अगर पार्टी कोई आदेश देगी तो मैंने क्या कहा आपसे कि पार्टी तो मुझे अगर ये भी कहेगी कि आप बूथ पर जाकर के बस्ता संभालो, तो मैं बिल्कुल करूंगा। और पार्टी मुझे ये कहेगी कि आप विधानसभा लड़ लो, तो मैं वो लड़ लूंगा। भाई अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ लूंगा। पार्टी कहेगी तो कौन विधायक बनना नहीं चाहता, कौन सांसद बनना नहीं चाहता? हाँ, लेकिन मैं कहने मतलब मैं वहां अपनी मर्यादा की लकीर के बाहर नहीं जाना चाहता। आपने अभी देखो पूछा था मुझसे कि मेरी पार्टी, अभी मेरा वार्ड वो हुआ, मतलब ओबीसी हो गया था, तो उस वक्त से बता रहा हूँ कि हाँ, मतलब लोगों को लगा कि भाई इस बात में पार्षद भी नहीं बन पाया। तो मैंने फिर भी उसके बाद भी तो काम कर रहा हूँ ना पार्टी के लिए। पार्टी के संगठन में भी मुझे कोई दायित्व नहीं मेरे पास, न ही मैं आज पार्षद हूँ, लेकिन तब भी भाजपा के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ता, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ। पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज भी एक्टिव हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर अगले 5 साल भी मान ले पार्टी ये कहेगी कि आराम से घर बैठ, तो मैं घर बैठ के भी प्रचार करूंगा। पार्टी मुझे कहेगी कि वहां जाके काम कर, वहां जाके काम करूंगा। मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे जब पार्षद बनाया, देखिए ये पार्टी की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, उन लोगों का कितना बड़ा मेरे ऊपर एक एहसान है पार्टी का कि मुझे उन्होंने टिकट दिया। ये कोई कम बात है? आज मैं जो पार्षद लिखता हूँ अपने नाम के नीचे पूर्व पार्षद, तो पार्टी की तो कृपा से लिखता हूँ, उनका ही तो आशीर्वाद रहा है, तो मैं उससे कैसे भूल जाऊंगा। पार्टी मुझे जो है जब जो देगी
तब मैं उसका धैर्यता के साथ इंतजार कर रहा हूं। मुझे जिस भी जिम्मेदारी पे पार्टी लगाएगी मैं उस जिम्मेदारी पे पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। चलिए, नहीं, पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। आप दूसरा कार्यकाल देख रहे हैं साहिबाबाद में सुनील शर्मा जी का, मतलब, जी। है ना? तो क्या कहना है कि उनकी कार्यशैली कैसी लगती है आपको, और विकास को लेकर वो कितना केंद्रित हैं अपनी विधानसभा में, मंत्री हमारे? सुनील शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, और मैं तो उनको जितना व्यक्तिगत जानता हूं, शायद उनके व्यवहार से कोई नाखुश नहीं होगा, कोई भी नाखुश नहीं होगा। और मैं तो जब भी उनसे कभी मिलता हूं वो मुझे प्यार से गले लगाते हैं, और मुझे उनका मतलब देखिए व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और काम की बात है, देखो काम तो व्यक्ति चाहे जितना कर ले, और जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट तो होती है। आज मंत्री हैं भाई साहब जो है हमारे, और काम देखो जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनसे हो पा रहा कर भी रहे हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं तो बढ़ती हैं। देखो आप अगर आज विधायक हैं तो विधायक जितनी अपेक्षाएं आपसे होंगी, आप आज मंत्री हैं तो मंत्री जितनी बड़ी अपेक्षाएं हो जाएंगी, कल आप और बड़े होंगे तो और ज्यादा लोगों की अपेक्षाएं हो जाएंगी। तो अपेक्षाएं होना गलत नहीं है लोगों की, और उन पर हम कितना खरा उतर रहे हैं, पब्लिक हमें क्या फीडबैक दे रही है, वो पब्लिक का अपना आकलन है। और मैं एक अकेला व्यक्ति कहूं कि सुनील शर्मा जी कम काम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ के विधायक हैं मानने, तो वो तो मेरी नजर में तो अच्छा है उनका काम। बातचीत होती है आपकी उनसे? हाँ, फोन वोन करते हैं, हालचाल लेते हैं? मैंने कहा ना वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मुझे स्नेह करते हैं। बातचीत तो हमारी फोन पे हो जाती है, कई बार मैं उनसे मिल भी लेता हूँ, कहीं कार्यक्रम में मुलाकात हो जाती है, वो पूरे प्यार से गले लगाते हैं, बल्कि दूसरे लोग हैरान होते हैं। वो मुझे सोचते हैं कि मैं उनका कंपिटिटर हूँ। भाई मैं उनका कंपिटिटर क्यों हूँ बताओ? मान लो वो विधायक हैं, पुराने टाइम से विधायक हैं, और मैं अभी मतलब उनसे उम्र में भी छोटा हूँ, अनुभव में भी छोटा हूँ, मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो मतलब कहने का यह है कि अगर मैं मान लो चलो कल मैं भी विधायक बन जाता हूँ, तो उसमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैं मतलब उनका मेरे प्रति कोई प्यार अब कम है, या फिर मेरा कोई उनके प्रति कोई अलग नजरिया होगा। प्यार तो बराबर है, बहुत अच्छा हमारा प्यार है एक दूसरे के प्रति। एक चर्चा चलती है कि बहुत बार विधायक बनने के पार्टी ने बहुत मौका दे दिया, अब नए चेहरे को उन्हें मौका देना चाहिए, इस पर क्या कहना है? देखिए मैं तो बताया ना कि मेरी जो एक लिमिटेशन है, मेरी जो एक मर्यादा है, मैं इस पे तो नहीं कुछ बोल सकता। वो तो पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि पार्टी उनको कितनी बार लड़ाएगी या किसी और को कितनी बार लड़ाएगी, वो मेरा काम नहीं है आकलन करना। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, और वहां तक सोचना तो बड़े नेतृत्व का काम है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ आदेश का पालन करने वाला कार्यकर्ता हूँ, ये आकलन करने वाला नहीं कि वो कितनी बार लड़ेंगे कितनी बार नहीं लड़ेंगे। आप देखना चाहते हैं उन्हें फिर से कि हाँ चुनाव लड़ते हुए कि वो चुनाव लड़े? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको भी कमल का फूल का सिंबल दे देगी, हम तो उसके लिए ही जी जान से लगेंगे। किसको? तेजपाल राणा को? अगर तेजपाल राणा को पार्टी सिंबल दे देगी तो तेजपाल राणा के लिए भी सब समर्पित होकर के चुनाव लड़ाएंगे। और अगर पार्टी सुनील शर्मा जी को टिकट देती है तो सुनील शर्मा जी को भी हम, जैसे हमने लड़ाया, हमने, आप सुनील शर्मा जी से पूछिए, बड़े भाई हैं हमारे, उनको एक चीज आप पूछ लीजिएगा उनसे, जब उनका टिकट हुआ 22 में, तो मैंने उनके लिए कितना मतलब काम किया। मैंने उनको कभी ये नहीं दिखाया कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता चलता रहा कि तेजपाल राणा पूरे क्षेत्र में जा करके वोट मांग रहा है मेरे लिए। मैंने सिर्फ यही कहा था लोगों से, सोशल मीडिया पे भी कहा कि आप जो है किसी भी प्रत्याशी का, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रत्याशी का आप चेहरा ना देखिए, आप योगी जी का चेहरा देखिए। माननीय योगी जी ही हर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। हमें योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उस उद्देश्य के साथ हमें हर प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके भेजना। मैंने मेरे क्षेत्र में जहां पार्षद था, मैंने पूर्व की से भी ज्यादा वोटों से उनको अपने यहाँ से जिताने का काम किया, अपने हर बूथ से। मगर उनके टिकट से पहले आपने क्षेत्र में ठाकुर समाज जो जिस बिरादरी से आप आते हैं वहां के लोगों के बीच में बहुत मीटिंगें करी थी, क्यों करी थी? ठाकुरों के बीच में मैंने मीटिंग की थी? नहीं, छोटी छोटी मीटिंग, यहाँ एक माहौल बनाना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं की। दरअसल वो तो दरअसल क्या है कि आज आप देख रहे हैं जगह जगह हर समाज की जो है संस्थाएं बनी हैं। अब कोई मान ले संस्था में कोई कार्यक्रम है, जैसे अभी हर होली है, दिवाली है, तीज है, तो अगर मान ले समाज का कोई व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है तो उसमें तो शामिल होना कोई गलत बात नहीं है। तो वो तो वैसे ही एक तीज त्योहार पे कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें शामिल हुआ, और शामिल होकर के मैंने कोई ऐसा ना वहां कोई भाषण दिया, मैंने ना कोई ऐसी कोई वार्ता की, ना कभी आपने देखा होगा मेरी कोई ऐसे कोई विवादित कोई ऐसी कोई बोलचाल या कोई बयान ऐसा जारी हुआ कि मैं कोई सामाजिक। कभी आप विवादित बयान नहीं देते हैं, ये हमने भी देखा है। तो इसलिए क्योंकि बताने मैंने कि कार्यकर्ता, भाजपा का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो कभी मर्यादा के बाहर जाकर के ना बयान देगा, ना कोई ऐसी डिमांड करेगा, ना कभी कोई ऐसी मांग करेगा।
क्योंकि मांगना हमारा काम नहीं है, वो तो पार्टी का अपना आकलन है। पार्टी अगर हमारे लिए कुछ सोचेगी तो पार्टी सोचेगी, हम नहीं मांगेंगे कुछ। अच्छा, ये तो मानोगे कि टिकट अगर किसी को मिले तो साहिबाबाद का स्थानीय हो, कोई बाहरी बाहरी चेहरा ना है? मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, अगर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि कोई अच्छा चेहरा, बेहतर चेहरा बाहर से भी आकर के लड़ाया जाए, तो पार्टी के निर्णय को हम कार्यकर्ता कैसे जो है नकार देंगे? ये भी विरोध की बात हुई ना कि हम बाहरी नहीं चलेगा, स्थानीय चलेगा, हम विरोध नहीं कर सकते। वैसे इस सवाल का जवाब देते हुए आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो देखते ही बन रही है। नहीं नहीं, मतलब मुस्कुराहट तो, मेरा चेहरा ऐसा है कि लोग उसको कहते हैं कि मेरा वो एक तो कौन सा स्माइली फेस है, हाँ, स्माइली फेस। तो वो है, वो तो हाँ, तेज तो ईश्वर का की कृपा है, वो तेज तो ईश्वर का है। बाकी देखिए, हमारा गाजियाबाद कितना शालीन है, कितना सभ्य है, कितना अतिथि देवो भव का जो एक मंत्र है उसका पालन करता है। हमारे यहाँ आदरणीय जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, वो चुनाव लड़ने आए, हमारे गाजियाबाद में उनका कितना सम्मान किया, जबकि उस वक्त ना हमारी प्रदेश में सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस वक्त के माननीय राजनाथ सिंह जी आए, लोगों ने उनको कितना सम्मान देकर के जिताया। उसके बाद फिर हमारे देश का की जो मतलब एक सेना है, उनके अध्यक्ष जो हैं, एक बहुत ही सम्मानित पद पर रहे हैं, जनरल साहब आए, उनको भी लोगों ने कितना सम्मान और प्यार दिया। तो एक बार भी गाजियाबाद ने ये नहीं कहा कि ये बाहरी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पार्टी के निर्णय पर जो है सब चीजें चलती हैं। अभी बहुत चीजें हैं जो लोग कहते हैं भाई जाति की बात भी करते हैं यहाँ, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि हमारी पार्टी कोई जाति वाली कुछ उस पर चलती है। पर पार्टी पे आप चलते हैं जाति? नहीं, मैं भी नहीं चलता जाति पे। मैं तो जो है ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ सभी समान समभाव वाले उसमें है। अच्छा, तेजपाल राणा जो है जी, नगर निगम की पारी खेली उन्होंने, और उस टाइम के मेयर शायद आशु वर्मा जी थे, या नहीं, हमारे मेयर तो श्रीमती आशा शर्मा जी रही हैं। आशा शर्मा जी के आप कैसा कार्यकाल लगा आपको? भाई बहुत ही जोरदार कार्यकाल था भाटी जी। आपने क्या सवाल पूछ लिया, इतना बढ़िया कार्यकाल था। चाहे देखो जो भी देखो रहा हो, मुझे नहीं पता बाकी चीजों में, पर आशा शर्मा जी ने बहुत काम कराए शहर के अंदर। और मुझे तो जब कोई बैठक होती थी सदन में, कार्यकारिणी की बैठक होती थी, अपने सदन चलता था जिस दिन, तो एक दिन पहले ही आशा शर्मा जी मेरे इस इंटरव्यू को देखेंगे, कॉल करती थी, हाँ भाई इनको तेजपाल कल फालतू बोलेगा क्या सदन में? कहा नहीं बहन जी, मैं क्यों बोलूंगा फालतू? कह रहे बता, कुछ काम वाम हो तो बता देना, फालतू नहीं बोलना। होमवर्क कर लिया करते हाँ थे हाँ। वो। तो वो अपने हर बच्चे जो उनकी टीम के, हम उनके बच्चे जैसे ही थे, उनके टीम का हम एक मतलब उनके टीम का हिस्सा थे, तो सबको चर्चा करती थी। एक दिन पहले पूछती थी, भाई तेरी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता, कोई ऐसा ना हो कि मान लिया कोई पार्टी का गलत मैसेज जाए, तुम पार्टी के पार्षद हो। और एक दिन पहले हमारी नब्ज टटोल लिया करती थी बहन जी कि क्या मतलब क्या परेशानी, एक मजा हुआ राजनीतिक ऐसे ही करता है। तो हमारी कोई बात होती थी, हम बताते थे बहन जी हमारी ये इच्छा, कह ठीक है तू आ जाना लेके फाइल। तो बहन जी ने हमारा कोई काम नहीं रोका, उन्होंने बहुत काम किया। बहुत सारे मेयर रहे गाजियाबाद के और बीजेपी के ही रहे अधिकतर, किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? देखो ये इस सवाल का तो ये है कि हमारे भाजपा का हर मेयर बहुत अच्छे से अच्छा रहा, सबने अच्छे से अच्छा बढ़ के काम किया। आज की मेयर भी देखो कितने हिंदुत्व पे भी काम करती हैं। सुनीता दयाल जी बहन जी सीनियर हैं, और हालांकि मैं आज उनके कार्यकाल में पार्षद नहीं हूँ, तो इसलिए किसी काम के लिए भी मैं ज्यादा उनके पास गया नहीं हूँ। और इनका भी सुनने में आता है कि कार्यकाल ठीक है, और हिंदुत्व पर तो बहुत ज्यादा काम करते हैं इन्होंने। बहुत सारी मैंने सुना है कि देखते हुए रहते आप कितना हिंदुत्व पे काम करती हैं। तो ये अपना अपना सबका देखो काम करने का तरीका होता है। और बहुत छोटा सा कार्यकाल था हमारे माननीय बड़े भाई साहब आशु वर्मा जी का, उन्होंने भी बहुत धमाल मचाई है 1.5 साल के कार्यकाल में, उन्होंने बहुत काम किया है। सबकी तारीफ करने आए हो आज? तारीफ के लायक हैं सब लोग, सब जितने भी महापौर हैं सबने अच्छा काम किया है। अच्छा, तेजपाल राणा पार्षद रहे जी जिसमें गरिमा गार्डन से जी। आज इस मंच से मतलब कोई हर ये तो होता नहीं कि फूल में भी कांटे होते हैं, कमल भी कीचड़ में गिरता है, और हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ कमी होती है। आपका ऐसे क्षेत्र का कौन सा प्रमुख काम है जो आप कराना चाहते हैं, मंत्री जी से या मेयर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हाँ ये काम हो जाए तो इससे जनता को बहुत राहत मिल जाएगी? मेरे क्षेत्र में तो बहुत लंबे समय से एक डिमांड ये भी रही है कि देखो मेरा जो क्षेत्र रहा, जिस वार्ड से मैं पार्षद रहा हूँ, तो सारे जितने भी बच्चों के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, या जो बाजार भी है, वो रोड के हाईवे के उस पार है। हमारा बहुत वजीराबाद रोड बहुत चलता है, वहाँ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। मतलब मेरे नजर में मान लो कि काफी
अगर आंकड़ा जुटाया जाए तो एक्सीडेंट लगभग महीने में 2-4 तो वहां एक्सीडेंट से लोग मृत्यु हो जाती है। तो वहां एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज लगना चाहिए। मैंने वो अपने कार्यकाल में जो अपना सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव रखा था कि एक फुट ओवर ब्रिज हमें दे दिया जाए। बना नहीं वो बना नहीं। वो बहन जी ने उस समय, महापौर जी ने ये कहा सदन ने कि भाई ये हमने कभी पास किया नहीं निगम में फुट ओवर ब्रिज का ये प्रस्ताव, और अगर हम आज कर देंगे तो ये नई एक नजीर बन जाएगी। तो मैंने कहा बहन जी नजीर तो बननी चाहिए। अगर मान लो कोई काम नहीं हुआ है तो अगर जनहित में हो रहा है, किसी की जान बच रही है, पब्लिक को एक अच्छा सुविधा मिल रही है तो उसको दे दो। समस्या क्या बन क्यों नहीं रहा, क्या टेक्निकल कारण है? टेक्निकल कारण ये कि बताते हैं कि पीडब्ल्यूडी के साथ या जेडीए के किसी के अन्य मद से बनेगा और हमारा होता है निगम। तो मैं तो इस आपके इस मंच के माध्यम से ये मैं आग्रह कर रहा हूँ जिस भी मद से बने, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए या हमारे माननीय मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता हो, सांसद जी के अधिकार, सांसद जी का मतलब हमारे क्षेत्र को एक फुट ओवर ब्रिज जरूर दे दिया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या युवा भी हैं, उनको सड़क दुर्घटनाओं से उनका जो है बचाव हो जाए। बिल्कुल, मैं भी जनप्रतिनिधियों से, हमारे सांसद जी से, विधायक जी से, मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक जायज मांग है, और अगर लोगों की जान जा रही है तो एक फुट ओवर ब्रिज आप लोग सरकार से दखल करके बिल्कुल हमारे गरिमा गार्डन अशोक वाटिका को ये दे दिया जाए। गरिमा गार्डन अशोक वाटिका जी। आप पार्षद रहे, संगठन की राजनीति नहीं करते हैं, आप प्रयास नहीं करते हैं, या पार्टी आपको लेके थोड़ी सी सजग नहीं है? कहाँ समस्या आ रही है? नहीं देखिए, मैं पार्टी को तो कोई दोष नहीं दूंगा। बात यह है कि संगठन में दरअसल जब हमारे संजीव शर्मा जी महानगर अध्यक्ष बने तो उस वक्त मैं पार्षद था और कोरोना काल था उस वक्त। तो अब संजीव शर्मा जी की टीम कब बन गई, उस कोरोना काल के दौरान हम तो लोगों के राहत कार्य में जुटे रहे, अपना लोगों की जान बचाने में रहे। उस समय कब टीम बन गई महानगर की, सही बताऊं तो उस वक्त का तो मुझे पता ही नहीं चल पाया। हम तो अपना जो हमारी जिम्मेदारी मिली थी उसमें ही इतने व्यस्त रहे, क्योंकि इतना काम होता था भाटी जी। सुबह से लेकर रात तक हम नाली खड़ंजों में अपना घुसे रहते थे, उसी में अपने पैर भी गंदे हो जाते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम था, बहुत सारी समस्याएं थी, गहरे गहरे गड्ढे थे। और आपने देखा भी होगा कि मैंने मेरी क्षेत्र में ऐसी कई मलिन बस्तियां हैं जहां कभी मतलब 25-30 साल में कभी काम ही नहीं हुआ। बरसात में कई मकान गिर जाते थे, तालाब बन जाते थे रास्ते। तो वहां कितना मैंने मतलब मौके पर खड़े होकर काम किया, उसी में उलझा रहा। दरअसल वो टीम कब बन गई मुझे पता नहीं चला। और अभी इस बार मयंक गोयल जी की टीम बनी है, तो इसमें देखो मुझसे भी पुराने सीनियर भी लोग हो सकते थे, जो मैं मानता हूं कि मैंने जो है इसलिए जो है उसमें कोशिश नहीं की। कुछ ऐसे भाई हैं जो मतलब कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हर वर्ग से व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, पार्टी ऐसा सबको साध के चलती है। तो महानगर अध्यक्ष जी ने जिस को भी मतलब मुझे लग रहा था कि किसी को प्रायोरिटी दी, मैंने उसमें कोशिश नहीं की। फिर मैंने कहा किसी का हिस्सा क्यों मारा जाए, मैं तो जो है काम करना है, पार्टी की अभी भी सेवा कर रहा हूँ। मुझे कोई आयाम आता है, कोई कहीं मेरा कार्यक्रम लगता है, कहीं मन की बात के कार्यक्रम में मेरी कहीं ड्यूटी लगती है, या अन्य जो भी कोई प्रोग्राम आता है उसमें मुझे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी देते हैं उसका मैं बहुत ईमानदारी से समय से पहुंच करके उसको मैं प्रयास नहीं करोगे तो थाली में रख के तो कोई पद देगा नहीं आपको कि तेजपाल जी ठक 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 लिए जी हम आपके लिए पद लेके आए हैं। तो प्रयास तो करने पड़ेंगे ना। अच्छा चलिए, मैं आज आपके मंच के माध्यम से ये चीज तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी एनर्जी के साथ मैं काम करता हूँ क्षेत्र में। और अगर पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जिम्मेदारी दे दी जाए, या मैं कहीं किसी संगठन के किसी दायित्व को निभाने में कहीं फिट बैठता हूं, तो अगर वो पार्टी मुझे कहेगी तो मैं वहां भी काम कर लूंगा। मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं कहना वही बात है, मांगने वाली स्थिति मुझसे नहीं हो पाती। बेसिकली जब पार्टी को भगवान मान रहे हैं, पार्टी को इतना दर्जा दे रहे, तो मांगने में क्या दिक्कत है? मैं आज अपनी एक दिल की बात आपके मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है कि मेरे शहर के अंदर जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर मैं विनम्र विनती करता हूं, कहीं भी अगर ऐसा कहीं लगता है कि मेरी कहीं जिम्मेदारी तय हो सकती है तो आप मेरी चिंता करें। मेरे बड़े तो आप हो भाई, मैं तो आपका छोटा सा भाई हूं, बच्चा हूं। हाँ। मेरी चिंता आप करो। जब घर में परिवार है हमारा, तो मेरे बड़े तो आप। अगर मान लो कहीं पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई सी को देना है आपको शहर से, तो मैं थोड़ी ना कहूंगा, मेरे कहने से भी क्या हो जाएगा। मेरे यहाँ के मुखिया आदरणीय माननीय सांसद अतुल गर्ग जी हैं, भाई आप मेरी कहीं ना कहीं चिंता कर लेना। अगर लगता है कि कहीं
किसी ऐसी श्रेणी में मैं कहीं फिट बैठ रहा हूं, तो वहां मेरी चिंता आप कर लेना, आप मेरे बड़े हो। चलो, नहीं बिल्कुल, है ना? अतुल जी से आपने इतना निवेदन जी किया है और बिल्कुल उनको आपकी चिंता करनी भी चाहिए। जी। अभी थोड़ी थोड़ी बातें हम केंद्र से प्रदेश में आएंगे, क्योंकि हमने काफी चीजें यहाँ की पता कर ली। क्या लग रहा है मौजूदा माहौल, जेनजी का आंदोलन, फिर उसके बाद राम मंदिर, तमाम चीजें जो ऐसी घटित हो गई, और उसके बाद युवा जनरेशन पे लाठीचार्ज भी हो गया, उसमें आपके गृह मंत्री भी घिरे हुए नजर आए, और इस टाइम पे विपक्ष हावी हो रहा है। राहुल गांधी विदेश नीति फेल बताते हैं, अखिलेश यादव राम मंदिर पर घेर रहे हैं, और तमाम मुद्दे चल रहे हैं। तो क्या इन चीजों का नुकसान भाजपा को हो रहा है? भाजपा का कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। भाजपा ने जहां जहां उनको लगता था कि हमें बच्चों की चिंता भविष्य की करनी चाहिए, देखियो देखो जो भी पेपर लीक हुआ है, अभी कानून बनने वाली, मतलब आया है ना कानून बन के, जो है कि उनको सजा होगी जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने अपराध किया है, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया है, तो उनको सजा भी मिलेगी। इसलिए कानून पास हुआ है। दूसरा, आप जैन जी की बात करें, जैन अल्फा की बात कर रहे हैं, तो वे भी तो जैन जी हैं, जो आपने देखा होगा लाखों जैन जी कावड़ लेकर के आए हैं अभी सावन में। तो हमारा भारत का युवा धार्मिक है, आध्यात्मिक है, राम भक्त है, देशभक्त है। और ये जो अभी आपने आंदोलन देखा, आपने देखा होगा ये प्री प्लान था, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब ना तो नीट के एग्जाम के दावेदार थे, ना पढ़े लिखे थे। मैंने तो बहुत सारी संख्या ऐसी देखी है कि वो टायर पंचर वाले भी थे। अच्छा। और अन्य जो काम करने वाले लोग जो होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ वैसे लोग थे वहां पर, मतलब बिना वजह की भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। हालांकि नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। भाजपा तो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, 2017 को रिपीट कर रही है, 2017 वाले रिकॉर्ड को। आप आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, बहुत पता चला है कि आप माउंट आबू बहुत जाते हैं। तो ये माउंट आबू जाने की पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है? देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिक होना चाहिए। अध्यात्म से हमें जो है कम से कम इतना तो पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, हम अपने परिवार को क्या संस्कार दें, अपने घर के जो बच्चे हैं, जिनके हम भाई हैं, जिनके हम माता पिता हैं, उनको हम क्या संस्कार दें, उनको कैसे संस्कारवान बनाएं। तो सब कहाँ से मिलता है? अध्यात्म से तो मिलता है। अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, अच्छे विचार, ये सब चीजें अध्यात्म से मिलती हैं। आध्यात्मिक तो व्यक्ति को होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो अध्यात्म एक पूरा ऊर्जा का केंद्र रहा है। हर बच्चे से लेकर के बड़ों तक सब आध्यात्मिक लोग होते हैं हमारे इस धर्म के अंदर। और मैं भी संस्था से जुड़ा हूं, और इसलिए भी जुड़ा हूं, आपने शायद जो है सुना भी होगा कि मेरे यहाँ गरिमा गार्डन में जब मैं पार्षद नहीं था, तो 2004 में एक 200 वर्ग गज में एक भवन बना करके ब्रह्मा कुमारी संस्था को गिफ्ट किया था। उस समय मेरी आयु भी कम ही थी, मतलब 21-22 के अराउंड रही होगी। तो क्योंकि मैं संस्था में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, तन मन धन से, तो उस समय आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा किस्सा है, मैंने आदरणीय सांसद जी को भी बताया था। तो उस समय जो यहाँ के महापौर थे शहर के, बाबूजी दिनेश चंद गर्ग जी थे उस वक्त जो है। तो ये तय हुआ कि भवन बनकर के तैयार हुआ। मेरे घर वालों ने मना किया था कि 200 वर्ग गज बहुत जमीन होती है, और तुमने जो है ये खरीदी है, तो उसमें मुझे कुछ बनाना था, हेल्थ क्लब वगैरह। तो मुझे एक स्वप्न आया था सुबह को कि मुझे एक बहुत ही दिव्य पुरुष थे सपने में, देवता की तरह। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे, इसमें जो तुम हेल्थ क्लब खोलने जा रहे हो, इसमें हेल्थ क्लब के साथ साथ वेल्थ क्लब भी खोलो, जिससे लोगों का कल्याण हो। तो मुझे एकदम मेरी आंख खुली, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने आकाशवाणी की है, मेरे कानों में कुछ शब्द कहे हैं। तो फिर मैंने वो निश्चय कर लिया कि मैं सुबह फिर बहन जी से मिला, फिर मैंने उनसे बताया, फिर मुझे माउंट आबू लेकर के गई। तो फिर मैंने वो 200 गज जो लिया था 8 दिन पहले ही खरीदा था। फिर मैंने वो संस्था को देने का ही उसमें मन बना लिया। फिर मैंने संस्था को समर्पित किया। करोड़ों की संपत्ति निःशुल्क दे दी। मैं मानता हूं कि हम देने वाले कौन होते हैं इसी दुनिया के अंदर। जब हम आते हैं, हम क्या लेके आते हैं? हमें शरीर प्रकृति देती है। हम आज जो सांस ले रहे हैं वो प्रकृति दे रही है।
हम जो भोजन खा रहे हैं वो हमें ईश्वर उपलब्ध करा रहा है। तो जितने भी हम उनको समर्पित कर रहे हैं स्थूल रूप में, आप देखो हम फूल समर्पित कर रहे हैं या अन्य कोई और उनको ऐसी चीजें हम चढ़ाते हैं, भोग में स्वीकार कराते हैं, वो सब चीजें क्या हमारी अपनी हैं? सब उसने दी होती हैं। हमारे माता पिता, मुझे छोटे से को के एक बात याद है, जब मैं अपने मामा के गांव जाता था तो बीच में गंगा नदी पड़ती थी। मेरे मामा जो है बुलंदशहर की गंगा पार करके, अब तो वो जिला हो गया संभल, पहले बदामी पड़ता था। तो माँ मुझे जब गंगा पार होती थी तो सिक्का निकाल के देती थी कि ले अपने हाथ से फेंक दे बेटा। तो मुझे वो घटना याद है, माँ ने मुझे सिक्का दिया और वो गंगा नदी में फेंकवा दिया। तो सोचिए कि वो सिक्का किसने दिया? मेरी माँ ने दिया। वो सिक्का फेंका किसने? मैंने फेंका। तो जो हम चीज धर्म के कार्यों में या किसी अन्य समाज के भले के कार्यों में समर्पित करते हैं, वो चीज दी ईश्वर ने ही होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि मैंने दिया। तो ये निःशुल्क का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि वो सब दिया हुआ तो ईश्वर का ही था। उन्होंने मुझे बस इस भरोसे के साथ दिया कि देखो ये दीपक भाटी को मैं सामान दे रहा हूं और अपने हाथ से तू उसको फेंक दे। दाता कोई और है, नाम मेरा हो गया, क्योंकि दाता दिखा नहीं इसलिए उसको किसी ने जाना नहीं, क्योंकि दिख में रहा था, हाथ मेरा था लेकिन देने वाला कोई और था। बहुत ही आध्यात्मिक विचार है। अच्छा, फिर बाद में ये होता है आकलन कि यार जब कोई आदमी कोई जमीन खरीदने जाता है तो वो उस टाइम पे ले नहीं पाता है, तो जब बात होती है 8-10 साल बाद, वो कहता है यार उस टाइम पे ले ली होती, उसे जमीन के रेट बढ़ जाते हैं, वो कहता है यार ले ली होती तब 10 लाख की आ रही थी, आज देखो 1 करोड़ की हो गई जी। तो जब वो 200 मीटर का जो आपने जमीन का टुकड़ा दिया होगा उस टाइम पे भी कीमत करोड़ों में होगी। उस टाइम भी काफी था। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि नहीं दिया था तो आज इतने करोड़ का मेरे पास होता। देखिए ये भी एक बहुत सूक्ष्म हमारे अकाउंट्स होते हैं, ये सूक्ष्म एक कमाई होती है। ईश्वर ने कहा कि आप कोई चीज जब दान करते हो ना, हमारे मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं और देता, मुझे और ऐसी चीजें मिल जाए कि मैं और दूं। तो होती एक चीज है, लेकिन हमें हमारे और देने का वो जो भाव होता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। ये भी एक बहुत सूक्ष्म हमारे हिसाब किताब होते हैं। और अगर हमने कोई चीज देने के बाद ये मन में भाव आ गया कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी, तो हमारा जो गया है हमने और घटा लिया है, मतलब जितना हमारा जमाना था वो भी माइनस कर दिया। ये सारा बहुत गुप्त रीति का एक खेल है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं इसका माध्यम बना। और मैंने अभी एक बात मैं पूरी करना चाह रहा था कि उस समय की घटना थी जब उसका उद्घाटन होना था। हमारे जो ब्रह्मा कुमारी बहनें कहने लगे किसी वीआईपी को बुलाना है, तो मैंने कहा यहाँ के जो महापौर जी हैं भाजपा के थे अपने, उनको ही बुलाते हैं, क्योंकि हम तो भाजपा शुरू से रहे हैं। तो उस समय हम लोग गए उनको निमंत्रण देने। तो उस समय उनका बाबूजी का घर जो है शायद नेहरू नगर में था। ये वाला घर नहीं था कवि नगर वाला जहाँ मानस सांसद देव रहते हैं। तो बाबूजी धोती कुर्ते में थे और हम उनके आवास पर गए। उन्होंने बड़ा सम्मान किया, खूब चाय पानी पिलाया। तो उन्होंने हमारा टाइम नोट करा दिया कि ठीक है हम आपके इस कार्यक्रम में रहेंगे। अब जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन सुबह हमारी ये ड्यूटी बनती है कि एक बार बाबूजी को सुबह लैंडलाइन फोन पे हमने फोन किया, दीदी ने फोन किया कि बाबूजी वो आपको आ जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी गाड़ी आज वर्कशॉप गई है सर्विस पे और आपको गाड़ी भेजनी पड़ेगी। तो उस समय मेरे पास एक जैन हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो मेरी जैन थी, तो मैं खुद जैन लेकर के बाबूजी के घर गया। तो बाबूजी ने मैंने बताया बाबूजी वहाँ निमंत्रण आज का। कह हाँ बेटा ठीक है, गाड़ी लगा। तो मेरी गाड़ी में बैठ करके उद्घाटन करने के लिए आए और मैं ही उनको फिर घर पे छोड़ करके आया। बहुत सारी उस समय की बातें हुई। बाबूजी के कर कमलों के द्वारा ही उस ब्रह्मा कुमारी के आदरणीय दिनेश चंद गर्ग जी के कर कमलों के द्वारा उस ब्रह्मा कुमारी आश्रम का उद्घाटन हुआ था। पुराने फोटो भी रखे हैं। कभी अतुल जी आए वहां पे? माननीय सांसद जी नहीं आ पाए। माननीय सांसद जी को अब जो है रक्षाबंधन आ रही है तो इस पे आमंत्रित करेंगे और वे भी जल्दी आएंगे, मुझे विश्वास है। उनका तो पूरा क्षेत्र सबका ध्यान रखते हैं और इस निमंत्रण को भी जरूर स्वीकार करेंगे। बहुत ही अच्छा आपने प्रसंग बताया। अच्छा, दो शब्दों में जी, क्योंकि मैं इंटरव्यू को अब समापन की ओर लेके जाऊंगा। मैंने आप में से काफी कुछ निकाल लिया और काफी कुछ आपने भी बता दिया, कहीं आपने भी सवालों को घुमा दिया। दो शब्दों में बताना है, डिफाइन करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व, आध्यात्मिक हैं और ऐसे जो महापुरुष हैं वो सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अभी उनके अंदर बचपन है, उन्हें बहुत सीखने की जरूरत है। उनको नरेंद्र मोदी जी से ही सीखना चाहिए। अगर मैं राहुल गांधी होता तो मैं नरेंद्र मोदी जी के
पैर पकड़ के उनसे ऐसे सीखता जैसे कि चलो मैं यही मानता, अगर मैं राम के रूप में ना मानता तो रावण भी तो विद्वान था ना, लक्ष्मण गया था ना, राम ने कहा था ना कि लक्ष्मण से कि जाओ रावण बहुत विद्वान है, जाकर के कुछ सीख लो। तो अगर राहुल गांधी के मन में राम का भाव भी ना आता मोदी जी के लिए, कम से कम रावण के भाव से जाकर के उनसे कुछ सीखने की भूमिका में रहती, तो आज वो भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ उनसे गुण सीख लेते राजनीति के। लेकिन वो मोदी जी का विरोध करते हैं, मोदी जी और ज्यादा चमक जाते हैं। क्या बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश को ऐसे मुखिया मिले हैं, और आज प्रदेश देखो कितना सुरक्षित है। और हम तो यही उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि वो भारत के और शीर्ष पदों को सुशोभित करें। ये तो हमारे देश का भी सौभाग्य होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैंने जो है उनको कभी नोटिस ही नहीं किया अखिलेश यादव जी को। अच्छा, कभी उनको मतलब उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो बस योगी जी का ही जलवा नजर आता है, वो कहीं टिकते ही नहीं है योगी जी के सामने। क्या बात है। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, मैंने उनको जितनी बार भी सुना है, तो मैं अपने मतलब मान के चलो कि अगर मैं किसी चिंतन में भी हूं, मैंने जैसे उनको नोटिस किया मैं भाषण दे रहे हैं, तो मैं बहुत हंसता हूं। मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी लॉजिक वाली बातें करते हैं, लोगों का काम भी करते हैं। जब मैं उनके पास कभी कभी बैठ भी जाता हूं जाकर के, मुझसे पूछते हैं कि बताओ जी मगर जी मैं तो नमस्ते करने आया हूं, तो वहां लोगों को देखता हूं उनके पास बैठे होते हैं, सबका काम करते हैं। मंत्री सुनील शर्मा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने बताया ना सुनील शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं, और बहुत प्रेम भाव है उनके अंदर। विधायक नंदकिशोर गुर्जर, मैं उनको नहीं जानता, ज्यादा उनके बारे में मैं नहीं बता सकता। दूसरी विधानसभा से भी फिर मैंने आज तक उनसे कोई काम भी नहीं बोला, और मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। विधायक संजीव शर्मा, संजीव शर्मा बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। देखो कुछ भी हो, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कुछ कुछ बातें, लेकिन संजीव शर्मा को आज जो भी मिला है ना, उस व्यक्ति की मेहनत है, उसने बहुत काम किए हैं, अपने दम पे है आज उसका, आज जो अपने आप को स्थापित किया है। और भी तो उन्होंने किसी का रास्ता थोड़ा रोका संजीव शर्मा जी ने। मेयर सुनीता दयाल, बहुत सुलझी हुई परिपक्व सीनियर लीडर है, बड़ी बहन है हमारी, अच्छा काम कर रही है, अच्छी मेयर है। एमएलसी दिनेश गोयल, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। विधायक अजीत पाल त्यागी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं मुझे जो है जब मेरा पार्षद का टिकट हुआ था 2017 में, तो उन्होंने मेरी मदद भी की थी। महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, और अच्छा चला रहे हैं संगठन, बढ़िया व्यक्ति हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप, वही मेहनती हैं, उनके पीछे बहुत अच्छा समाज जुड़ा हुआ है। वो उनका भी मैंने एक बार अपने कार्यालय पर स्वागत किया था, जब वे भी संघर्ष कर रहे थे, जब ना एमएलसी थे ना मंत्री थे, तो तब मैं पार्षद था। तो माननीय मंत्री जी का उस वक्त उनको याद होगा, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे कि भाई हम आपके यहाँ आएंगे, तो मैंने उस समय माननीय नरेंद्र कश्यप जी का ढोल नगाड़ों के साथ पूरी पब्लिक के साथ उनका स्वागत किया, अपने कार्यालय पर लेकर के आया, उनकी एक बैठक कराई। और जब उन्होंने पहली मीटिंग की थी 2022 के चुनाव से पहले, तब भी मैंने जो है सैकड़ों लोग उनके कार्यक्रम में भेजे थे। वो बात अलग है कि उनके मंत्री बनने के बाद ना तो उन्होंने कभी मुझे पूछा, ना मैं कभी उनके दरवाजे पर आज तक गया, लेकिन अच्छे व्यक्ति। क्या तेजपाल राणा दोबारा पार्षद बनना चाहते हैं? नहीं, मैं पार्षद नहीं बनना चाहता कभी। मैं तो से बताऊं तो एक बार पार्षद रह चुका हूं, और ये मौका किसी अन्य कार्यकर्ता को मिले। मैं तो ये चाहता हूं कि अब मैं ही रिपीट होऊंगा तो फिर उसमें क्या है, मतलब मैं तो एक बार रह लिया हूं और अच्छा काम भी किया लोगों का, और बहुत युवाओं के लिए भी किया। मैं आपको बताना भूल गया, वहां पर एक सिकंदरपुर गांव के पास में आवास विकास की एक जमीन पड़ी थी, उसमें घास फूस खड़ा था, बड़े बड़े कांच खड़े होते थे, वहां लोग जुआ खेलते थे, दारू पीते थे, क्रिमिनल लोग बैठे होते थे। तो वहां के युवाओं का एक दिन मेरे यहाँ आना हुआ, जिसे आप जैन जी बोल रहे हैं, तो युवा आए मेरे पास, तकरीबन 200-250 युवा। तो उन्होंने कहा भैया हमें एक पार्क दिलवा दो। तो मैंने आवास विकास से बोल करके उस बंजर कांच फूस में 600 मीटर का रेस्ट ट्रैक बनवाया था, और वहां अपने खुद के पैसों से जो है 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए, मिट्टी उट्टी डलवाई, और बहुत अच्छी तरीके से कच्चा रेस्ट ट्रैक तैयार किया। वहां हजारों युवा, आसपास के लोनी तक के, दिल्ली तक के युवा आते हैं, पूरे साहिबाद क्षेत्र के युवा वहां जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आज तो वहां पूरे लोगों ने पेड़ लगा करके पूरा बगीचा बना दिया है, और वहां लगभग मैं मानता हूं कि हजारों बच्चे सेना और पुलिस में भर्ती हो गए हैं। उनकी बहुत दुआएं मुझे मिलती हैं, और उसका नाम रखा हमने आर्मी ग्राउंड।
बहुत अच्छा, मुझे उस काम को करके बहुत संतुष्टि मिली। तो आपने देखा कि किस तरह अच्छे काम करते रहते हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे वो मोहल्ले की बेटियों की शादी से जुड़े हों, चाहे वो आध्यात्मिक हो। और सबसे बड़ी बात यह है तेजपाल राणा की कि वो राजनीतिक शिष्टाचार का और बड़ों के सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं। और दावेदारी, वो भले ही साहिबाबाद से 55 नंबर लिख रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी को उतना प्रमुखता से, मतलब कि वो शिष्टाचार के नाते ही उन्होंने चीजों को कुछ जो है रैपर में पैक कर लिया। और दूसरा, इन्होंने जब से हमने इनसे पूछा कि इसे वैसे ही बता दें, काल्पनिक रूप से बता दें, तो इन्होंने कहा पार्टी मौका देगी तो विधायक बनेंगे। और जो भी कुछ है, तेजपाल राणा एक हमें सुलझे और परिपक्व नेता नजर आए, परिपक्व व्यक्ति नजर आए। और सभी के लिए इनके मुखवार से, शब्दों से जो है स्नेह निकला, सम्मान निकला। और बहुत ही अच्छा इन्होंने हमारे साथ साक्षात्कार किया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा वक्त निकाला। यह इंटरव्यू हमारे छायाकार वरुण लाहौरिया ने शूट किया है। और मैं चाहूंगा कि आप इस इंटरव्यू को हमारे फेसबुक से, हमारे यूट्यूब पर जाकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दैनिक करंट क्राइम से इसी तरह से जुड़े रहें और हम पर अपना प्यार बरसाते रहें और तेजपाल भाई पर भी प्यार बरसाते रहें। तेजपाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा सम्मान बढ़ाया। और जो मेरे अंदर एक सपना था कि मैं आपके इस आमना सामना कार्यक्रम में आऊं, आप मेरा साक्षात्कार लें, मैंने कहा नहीं, लेकिन आपने मुझे खुद ही फोन करके आमंत्रित किया। तो एक तरीके से ईश्वर ने मेरी बात आप तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत आभार, ईश्वर का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मंच सभी के लिए है जो समाज के साथ जुड़े रहते हैं, जो समाज के साथ काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।